हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 विज्ञान के अध्याय 1 प्रकाश के परावर्तन से जुड़े 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने और समझने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड अपने परीक्षा में अक्सर पूछता रहता है। और हाँ बच्चों, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप ये सभी प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। और एक काम जरूर कीजिएगा, अपने साथ एक कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठिएगा, ताकि हर प्रश्न से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सभी बातों को आप अपने कॉपी में नोट कर पाइएगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला प्रश्न है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा है। यानी बच्चों, कौन सा दर्पण है जिसके सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु को रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनते हुए प्रतीत होता है। चलो ऑप्शन को देख लेते हैं। ए केवल समतल दर्पण पर, बी केवल अवतल दर्पण पर, सी केवल उत्तल दर्पण पर, डी या तो समतल अथवा उत्तल दोनों दर्पण पर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं समतल दर्पण की, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी समतल दर्पण पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो समतल दर्पण की हम लोग बात करें तो समतल दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित कोई भी वस्तु को आप रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। आपको याद रहेगा समतल दर्पण पर कैसा प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का। तो समतल दर्पण पर किसी भी दूरी पर स्थित कोई भी वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं बी यानी अवतल दर्पण पर। तो बच्चों, अवतल दर्पण पर कैसा प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का। तो अवतल दर्पण के सामने अगर कोई भी वस्तु आप रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब सीधा भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा भी और उल्टा भी। तो दूसरा ऑप्शन ये तो गलत है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब सीधा भी बन रहा है और उल्टा भी बन रहा है, तो इसीलिए आपका दूसरा ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो दूसरा ऑप्शन को ऑप्शन से बाहर ही कर देते हैं। अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन सी उत्तल दर्पण पर। तो बच्चों, उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण के सामने किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखो, उत्तल दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित अगर कोई भी वस्तु आप रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। अब बोलोगे कि समतल दर्पण पर भी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और उत्तल दर्पण पर भी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। तो बच्चों, समतल दर्पण भी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाता है और उत्तल दर्पण भी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाता है। तो आपका बिल्कुल सही, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, समतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण। क्योंकि प्रश्न में यही तो पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसके सामने किसी भी दूरी पर वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनते हुए प्रतीत होता है। तो दो दर्पण है, एक तो समतल अथवा उत्तल। ये दोनों दर्पण पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनते हुए प्रतीत होता है, आपको याद रहेगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो आपका दूसरा प्रश्न आता है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो बच्चों, आपको बताना है प्रकाश की किरणें कहाँ गमन करती है। चलो ऑप्शन को देख लेते हैं। ए सीधी रेखा में गमन करती है, बी टेढ़ी रेखा में गमन करती है, सी किसी भी दिशा में गमन करती है, डी इनमें से कोई नहीं। अब चलो उत्तर को देख लेते हैं। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए, सीधी रेखा में। यानी बच्चों, प्रकाश की किरणें कहाँ गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो आपका तीसरा प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो चलो ऑप्शन को देख लेते हैं। ए एक नियम है, बी दो नियम है, सी तीन नियम है, डी चार नियम है। अब बताओ इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा बी, दो। तो आपको याद रखना है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर। तो आपका चौथा प्रश्न है, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। चलो ऑप्शन को देख लेते हैं। ए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। बी परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, ये परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। सी आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, ये परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। या डी इनमें से कोई नहीं निर्धारित होता है। अब बताओ इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा।
तो बच्चों आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये किसके नियम से निर्धारित होता है? तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, परीक्षा में अगर बोलेगा कि परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो आपको उत्तर देना है कि परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही बात निर्धारित होता है। इसीलिए बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। अब चलते हैं 5वें प्रश्न पर। तो आपका 5वां प्रश्न है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। चलो ऑप्शन को देख लेते हैं। ए, ध्वनि तरंग का, बी, विद्युत चुंबकीय तरंग का, सी, पराबैंगनी तरंग का, डी, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? तो बच्चों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी, विद्युत चुंबकीय तरंग का। तो बच्चों आपको याद रखना है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब चलते हैं 6ठे प्रश्न पर। तो आपका 6ठा प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? चलो ऑप्शन को देख लेते हैं। ए, वास्तविक होता है, बी, काल्पनिक होता है, सी, ए और बी दोनों होता है, या डी, इनमें से कोई नहीं होता है। अब बताओ इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? तो बच्चों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी, काल्पनिक। तो आपको याद रहेगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों? तो काल्पनिक होता है सर। अब चलते हैं 7वें प्रश्न पर। तो आपका 7वां प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? चलो ऑप्शन को देख लेते हैं। ए, अनंत होती है, बी, शून्य होती है, सी, 6 सेंटीमीटर की होती है, डी, 50 सेंटीमीटर की होती है। देखो बच्चों, उत्तर को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, ये तीनों दर्पण के बारे में हमें फिजिक्स में पढ़ने को मिलता है, प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर में। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? तो आपको याद रखना है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब बात आ गई समतल दर्पण की। तो बच्चों अब उत्तर बताओ। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ए, अनंत, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसीलिए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए, अनंत। अब चलते हैं 8वें प्रश्न पर। तो आपका 8वां प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? चलो ऑप्शन को देख लेते हैं। ए, ध्रुव पर रखा जाए, बी, अनंत पर रखा जाए, सी, वक्रता केंद्र पर रखा जाए, डी, फोकस पर रखा जाए। अब बताओ इनमें से सही उत्तर क्या होगा? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा सी, वक्रता केंद्र पर। तो आपको याद रखना है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, तभी प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार की बनेगी। तो आपको याद रहेगा। अब चलते हैं 9वां प्रश्न पर। तो आपका 9वां प्रश्न है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? चलो ऑप्शन को देख लेते हैं। ए, सीधा एवं आवर्धित होता है। आवर्धित मतलब होता है बच्चों बड़ा, यानी सीधा एवं बड़ा होता है। बी, उल्टा एवं आवर्धित होता है। सी, सीधा एवं हर्षित होता है। हर्षित मतलब छोटा, यानी सीधा एवं छोटा होता है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप बताओ इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी, सीधा एवं हर्षित होता है, यानी छोटा होता है। तो आपको याद रखना है बच्चों, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा एवं हर्षित, यानी छोटा होता है। अब चलते हैं 10वें प्रश्न पर। तो आपका 10वां प्रश्न है, दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो बच्चों आपने पढ़ा होगा, दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो आपको याद रहेगा, दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज आपने क्या क्या सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।